हेलो एवरीवन, संकलन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम देख रहे थे एनसीईआरटी ज्योग्राफी और ये है अपनी क्लास 7th की एनसीईआरटी क्लास 7 और बुक का नाम है हमारा पर्यावरण और ये आती है अपने इंडिया ज्योग्राफी के अंदर। और आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 का नाम है वायु। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी लाग लपेट के। तो हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादरों से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहते हैं। बिल्कुल सही बात है और ये चीज़ अपन ने पिछली क्लास में भी पढ़ी थी। जब वायुमंडल वाला चैप्टर पढ़ रहे थे अपन, तब भी अपन ने ये वाली चीज़ें पढ़ी थी। उसके बाद पृथ्वी पर सभी जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वायु राशि जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। यानी बताया गया है कि अगर वायुमंडल ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं और रात के समय ठंड से जम भी सकते हैं अगर अपने वायुमंडल ना हो तो। अब बात करते हैं कि वायुमंडल का संगठन यानी वायुमंडल का निर्माण कैसे होता है या वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें होती हैं, वो सब अपन अभी देखते हैं। तो बताया गया है, क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बहुत बड़ा भाग बना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन और आर्गन व हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। यानी वायुमंडल में मुख्य रूप से कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन व हाइड्रोजन, ये सब मुख्यतः पाई जाती हैं। फिर देखो, ये एक छोटा सा डायग्राम बताया गया है बहुत अच्छा तरीके से कि ये पूरा अपना वायुमंडल बताया गया है। और नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है 78%, उसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है जिसका प्रतिशत है 21। फिर देखिए, ऑक्सीजन के बाद पाई जाती है आर्गन जिसका प्रतिशत है 0.93%। उसके बाद अन्य सभी गैसें पाई जाती हैं 0.04% और सबसे लास्ट में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। यानी अगर अपन घटते क्रम में बात करें तो सबसे पहले आ जाएगी नाइट्रोजन, फिर अपने पास आएगी ऑक्सीजन, उसके बाद आती है अपने पास आर्गन, ये रही अपनी आर्गन, फिर आती है अन्य और उसके बाद आती है अपनी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। यानी सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर अन्य गैसें पाई जाती हैं और फिर पाई जाता है CO2 का प्रतिशत। फिर इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। चित्र 4.1 में बताया गया। ये चित्र 4.1 है जिसमें अपन ने देख लिया है, जिसमें वायु के विभिन्न संगठनों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं। ये सब अपन ने प्रतिशत अभी पढ़े हैं। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों के कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं। यानी अब जब अपन सांस लेते हैं तो फेफड़े ऑक्सीजन के साथ साथ कुछ भाग नाइट्रोजन का भी अपने शरीर में जाता है और फिर अपन उसे बिना यूज में लिए बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। यानी जैसे अपने वृद्धि के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता जरूरी है, वैसे ही पौधों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता भी होती है। लेकिन वो इसे स्पष्ट रूप से नहीं लेते हैं कि जैसे अपन ने श्वास के माध्यम से अपन ने सीधा ही, यानी एक प्रकार से बात करें प्रत्यक्ष रूप से अपन ने ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया। लेकिन नाइट्रोजन पौधे प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण नहीं करते हैं, वो जमीन के माध्यम से या कुछ अन्य जो पोषक तत्व होते हैं उनके माध्यम से नाइट्रोजन को यूज में लेते हैं। अब देखो, यहाँ पे कुछ बताया गया है, उसको भी अपन देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। यानी जो वायुमंडल है अपना, वायुमंडल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाएगी तो उस मात्रा से जो सूर्य की किरणें पृथ्वी से टकराकर वापस लौटती हैं, उन जो वापस लौटने वाली किरणों को वो वहीं पर रोक लेती है, जिससे अपने पृथ्वी का तापमान में वृद्धि होने लग जाती है और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा धीरे धीरे बढ़ जाता है और बर्फ पिघलनी शुरू हो जाती है। फिर वह बताया गया है कि ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। किंतु जब कारखानों व कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब इस उष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता है। यानी अगर नाइट्रोजन
नाइट्रोजन की बात है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर नहीं होगी तो पृथ्वी अपने बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। अगर ज़्यादा हो जाएगी तो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ जाएगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो संतुलित मात्रा है वही पृथ्वी पर रहनी चाहिए। इसे भूमंडलीय तापमान या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेशों में जमी हुई बर्फ पिघलती है, क्योंकि पृथ्वी पर अगर तापमान बढ़ेगा तो बर्फ भी पिघलना स्टार्ट हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे व पशु लुप्त हो सकते हैं। यानी धीरे धीरे जो अपने जीव जंतु होते हैं, जानवर होते हैं या पेड़ होते हैं, वो एक निश्चित तापमान पर, निश्चित दाब पर ही जीवित रह सकते हैं। अब मान लेते हैं कई जगह पर तापमान या ताप में वृद्धि हो गई, तो वो वृद्धि को, उस जो वहाँ पे जो पर्यावरण में परिवर्तन हुए हैं वो उनको सहन नहीं कर पाते हैं और वो विलुप्त हो जाते हैं। देखो यहाँ पे बताया गया है कि वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन को लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकें। फिर बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। यानी ये बताया गया है कि अपन तो प्रत्यक्ष रूप से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं सांस के द्वारा, और ऑक्सीजन मिलती कहाँ से है? ऑक्सीजन मिलती है जो अपने पेड़ पौधे होते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की मदद से जब अपना भोजन बनाते हैं तो उस भोजन बनाने की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का उत्सर्जन हो जाता है और उस वही उत्सर्जित ऑक्सीजन अपन ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। आगे बताया गया है कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों द्वारा व पशुओं द्वारा बाहर छोड़े जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है। यानी ऐसे बात समझते हैं कि कुछ अपने पेड़ हैं और कुछ अपने पशु हो गए और कुछ मानव हो गए। अब जो मानव और पशु कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बनाने में काम में ले लेते हैं, और भोजन बनाने की प्रक्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है, उस उत्सर्जित ऑक्सीजन को पशु और मानव अपने ऑक्सीजन को प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण कर लेते हैं। तो ये दोनों का संतुलन आपस में बना रहता है। अगर किसी भी एक चीज़ का संतुलन बिगड़ जाता है, यानी जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर पेड़ पौधे ज़्यादा हो जाते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। यानी इन दोनों का संतुलन हमेशा बना रहना चाहिए। आगे बताया गया है कि जिससे यह संतुलन बना रहता है, परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। ये वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम व जलवायु को प्रभावित करता है। यानी जो अपन तो छोड़ते ही हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में जो पेड़ पौधे हैं वो इसको भोजन बनाने के रूप में काम में ले लेते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही अधिक मात्रा में हो गई तो अपने को ही नुकसान पहुंचाएगी ना। और अधिक मात्रा में किस प्रकार होगी? अपन कोयला जलाएंगे, अपन ज़्यादा आग लगाएंगे, जैसे जंगल गर्मियों की वजह से कहीं कहीं बड़े बड़े जंगलों में आग लग जाती है और कुछ महीनों तक वो जलती ही रहती है, तो उससे कितने कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। गाड़ियों से कितने कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। तो उससे अपने जो पर्यावरण में गैसों का संतुलन है वो धीरे धीरे बिगड़ रहा है। अब देखो फिर एक और आ गया अपना, क्या आप जानते हैं। इसमें भी देख लेते हैं क्या बताया गया है कि जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसे नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। अब इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं अपन। जैसे अपनी अगरबत्ती है, अपन अगरबत्ती को जलाकर बुझा देते हैं, जो उससे धुआं निकलता है वो गर्म होता है और वो सीधा अपने ऊपर की तरफ जाता है। चाहे अपन उस अगरबत्ती को फर्श पर रख दें तब भी वो धुआं ऊपर ही जाएगा। लेकिन तब अपन फ्रिज खोलते हैं अचानक से, तो फ्रिज में जो ठंडी हवा होती है वो हमेशा नीचे की तरफ भागती है। आप कभी बार देखना, फ्रिज को फुल पे करना थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फ्रिज को खोलकर देखना, जो फ्रिज की गैस होती है वो हमेशा नीचे की तरफ ही भागेगी। गर्म वायु के ऊपर उठने तथा आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्कर चलता रहता है। जैसे मानते हैं कि ये एक जगह है, यहाँ पर
गर्म वायु थी और गर्म वायु होकर ऊपर उठ गई। फिर एक जगह यहाँ पर है, यहाँ पर ठंडी वायु है, तो ठंडी वायु जो गर्म वायु यहाँ से उठ जाएगी तो यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र बन जाएगा, और जहाँ पर ठंडी वायु है उच्च दाब का क्षेत्र बन जाएगा। तो हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती है। जैसे ही हवा ऊपर उठेगी उसी प्रकार उसी टाइम जो दूसरी हवा है ठंडी, वो यहाँ पर आकर इस जो रिक्त स्थान है उसको भर देगी। तो ये चक्र हमेशा चलता रहता है। अब अपन आगे बात करते हैं, इसको छोड़ते हैं। अब बात करते हैं वायुमंडल की संरचना के बारे में। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। और ये कौन कौन सी 5 परतें हैं? सौभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल व बहिर्मंडल। और ये इस चित्र में बताया गया है। अब देखो, क्षोभ मंडल की बात करते हैं तो यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, यानी ये अपने पृथ्वी की सतह हो गई, और पृथ्वी की सतह से 13 किलोमीटर तक अपना कौन सा मंडल पाया जाता है? क्षोभ मंडल। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण इसी परत के अंदर होता है। यानी इसमें बताया गया है कि जो क्षोभ मंडल होता है उसकी ऊंचाई जो परत होती है वो लगभग 13 किलोमीटर होती है, और इस क्षोभ मंडल में ही अपन सांस लेते हैं। और मौसम की जो सभी घटनाएं होती हैं, गर्मी, बारिश, ओलावृष्टि, आंधी, तूफान, वो सब इसी परत में होता है। अब देखते हैं, ये अपना है, देखो ये हो गई वायुमंडल की परतें। ये अपना हो गया पृथ्वी का जो बोलते हैं स्थल हो गया या परत हो गई। अब उसके 10 ऊपर तक ये है 10 किलोमीटर तक, ये यहाँ पर 10, 20, 30, 40 सब ऊंचाई दे रखी है किलोमीटर में। और ये है अपना क्षोभ मंडल। तो देखो, पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर ऊंचाई तक ही अपना क्षोभ मंडल है। 10 किलोमीटर से 45 किलोमीटर तक अपना समताप मंडल आता है, और समताप मंडल में ओजोन आती है। हवाई जहाज हमेशा समताप मंडल में उड़ते हैं। और देखो यहाँ पर बताया गया है समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। ये देखो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है समताप मंडल। यह परत बादलों व मौसम संबंधित घटनाओं से लगभग मुक्त होती है, यानी जितने भी अपने बादल होते हैं, मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, वो सब अपने क्षोभ मंडल में होती हैं। जो समताप मंडल होता है इसमें ना तो मौसम परिवर्तन होता है और ना ही यहाँ पर बादल होते हैं। इसी वजह से हवाई जहाज हमेशा क्षोभ मंडल से ऊपर उड़ते हैं। इसके फलस्वरूप यहाँ परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। यानी समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है, और ओजोन परत क्या करती है कि जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं, जो हानिकारक किरणें आती हैं, उनको रोक लेती हैं, और जिससे अपने पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि न हो। अब बात करते हैं मध्य मंडल की। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है, लगभग 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैली होती है। यानी ये देखो, ये है अपनी मध्य मंडल और ये है मध्य सीमा। तो 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक मध्य मंडल फैला होता है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। यानी जो अंतरिक्ष से उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरते हैं तो वो इस वाली परत में आते हैं, यानी मध्य मंडल वाली परत में आते हैं और जल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तापमान बहुत ही अत्यधिक होता है। अब बात करते हैं बाह्य मंडल की। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यहाँ 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। अब देखो, जो अपना रेडियो काम कैसे करता है। रेडियो होता है जैसे यहाँ पर एक स्टेशन बना दिया और यहाँ से कोई कार्यक्रम चल रहा है और अपन यहाँ बैठ के ये रेडियो में एंटीना लगाकर ऐसे सुन रहे हैं, और यहाँ पर भी बड़े बड़े एंटीने हैं और ऊपर यहाँ पर सैटेलाइट है। अब क्या करते हैं कि जो यहाँ से तरंगे निकलेंगे वो यहाँ पे ऐसे इस परत पर टकरा कर वापस अपने रेडियो पर आ जाती हैं, यानी तरंगे टकराएंगी और वापस यहाँ आ जाएंगी। इस प्रकार ये तरंगे काम करती रहती हैं। फिर क्या बताया गया कि तापमान में बहुत ही अधिक वृद्धि हो जाती है। 80 से 400 किलोमीटर तक ये फैली रहती है, और जो अपनी तरंगे होती हैं या रेडियो तरंगे होती हैं वो सब इसी परत में काम में आती हैं। अब बात करते हैं बहिर्मंडल की। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम व हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। इन जो 80 किलोमीटर से और 400 किलोमीटर के ऊपर वाला भाग हो जाता है वो अपना आता है बहिर्मंडल का हिस्सा। और बहिर्मंडल का हिस्सा जहाँ पर बहुत ही पतली परत होती है और यहाँ पर हीलियम और हाइड्रोजन जैसी अंतरिक्ष में गैसें फैली रहती हैं।
अब अपन बात करते हैं मौसम और जलवायु की। मौसम और जलवायु में देखेंगे क्या आज वर्षा होगी, क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी। कितनी बार ही हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो उसके नियंत्रित बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। मौसम क्या होती है? जो अपना वायुमंडल होता है उसकी जो प्रत्येक घंटे या दिन प्रतिदिन की जो स्थिति होती है, यानी साफ है, बारिश हो रही है, आंधी चल रही है, बादल हो रहे हैं, बिजली चमक रही है, वो सब घटनाएं मौसम कहलाती हैं। आर्द्र व गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घ काल में किसी स्थिति का या किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। क्या अब आप समझ गए कि मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? यानी जो मौसम में जो अपने आसपास का पर्यावरण है उसमें जो दिन प्रतिदिन परिवर्तन होता है उसको तो बोला जाता है मौसम, लेकिन जो वहाँ के एक स्थान का निश्चित या औसत मौसम की बात करते हैं, जैसे 30 सालों का औसत मौसम क्या है, तो उस हिसाब से हम उसको उस स्थान की जलवायु बता देते हैं। अब देखो यहाँ पर फिर बताया गया है, क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के लगभग 20 करोड़ भाग का केवल एक भाग यानी 2 अरबवा ही प्राप्त करता है। यानी जो अपने पृथ्वी पर जो सूर्य का प्रकाश आता है वो लगभग 2 अरबवा ही प्राप्त होता है, यानी 2 अरब में से केवल एक भाग ही अपन प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं तापमान की। तापमान आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप व शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। फिर बात करते हैं आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जो पृथ्वी रोक लेती है उसे आतपन कहलाती है या उसे अपन आतपन कहते हैं। यानी आतपन किसे कहते हैं कि सूर्य से आने वाली जो किरणें जिसे पृथ्वी रोक लेती है या जिसे पृथ्वी के द्वारा रोक लिया जाता है उसे अपन आतपन कहते हैं। आतपन यानी सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता रहता है। यानी जैसे ये अपनी पृथ्वी हो गई और ये अपनी भूमध्य रेखा हो गई तो यहाँ पर सर्वाधिक तापमान रहेगा, और जैसे जब अपन उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे तापमान में कमी होती जाएगी। फिर देखो तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है, यानी ऐसे बात करते हैं डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंडर सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री पर जम जाता है, वह 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। यानी जल का तापमान क्या है? 0 डिग्री पर तो जल जम जाएगा और 100 डिग्री तापमान पर जल उबलने लग जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं। यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की बात हो रही है जो हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाए कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेगी। गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में ऐसा फेल्ट से बनी सड़कें और धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं और रात के समय यह उष्मा मुक्त हो जाती है। यानी जो डामर की अपन सड़क बनाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाती है गर्मियों में। कंक्रीट लोहे से जितनी भी बनी इमारतें हैं अपनी वो भी सब गर्म हो जाती है, क्योंकि शहरों में ही ज़्यादा इमारतें हैं, शहरों में ही ज़्यादा सड़कें होती हैं अपने गाँव की अपेक्षा। नगर के भीड़ वाले उच्च भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं जिससे नगरों का तापमान भी बढ़ता जाता है। अब बात करते हैं अपन वायु दाब की। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। जैसे ये अपना शरीर हो गया, अब वायु का दाब है वो अपने सभी दिशाओं से एक प्रकार लग रहा है, यानी चारों दिशाओं से एक जैसा बल लग रहा है, और अपना शरीर भी चारों दिशाओं में एक प्रकार सा बल लगा रहा है। इसी वजह से अपन एक जगह स्थिर खड़े रह सकते हैं, चल सकते हैं। अगर एक तरफ से ही वायु का जो वायु दाब है उसका बल अपने शरीर पर लगे तो अपन स्थिर खड़े नहीं रह पाएंगे।
अब देखते हैं पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। यानी ये पृथ्वी की सतह है और इस पृथ्वी की सतह पर जो वायु के द्वारा जो बल लगाया जाता है उसको बोलते हैं वायु दाब। वायुमंडल के ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। यानी जैसे जैसे अपन नीचे की तरफ आएंगे वैसे वैसे वायु दाब बढ़ता जाएगा और अपन पृथ्वी की सतह से ऊपर जाना शुरू कर देंगे तो वायु दाब में कमी होती जाएगी। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है तो यह निम्न दाब का क्षेत्र बनाती है। यानी एक स्थान है, अगर वहाँ पर अधिक तापमान पड़ता है तो उसकी वजह से जो वहाँ की वायु है वो गर्म हो जाएगी और गर्म वायु हल्की होती है, हल्की होने की वजह से वो वहाँ से उठकर चली जाएगी। अब जो वहाँ पर जो वायु थी वो तो चली गई, वो स्थान रिक्त हो गया तो वहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र बन गया। और निम्न दाब बादल युक्त आकाश व नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट व स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। यानी इसका एक एग्जाम्पल ये भी देखते हैं कि अपने गर्मियों में जब आंधी आती है वो क्यों आती है। आंधी इसलिए आती है क्योंकि जो एक जगह पर ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है और उस गर्मी के कारण या उस धूप के कारण जो वहाँ की वायु है वो गर्म होकर हल्की हो जाएगी और ऊपर उठ जाएगी। ऊपर उठने की वजह से वहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। फिर जो उच्च दाब वाली हवा है या उच्च दाब वाले क्षेत्र से जो हवा है वो उस स्थान को रिक्त करने के लिए तेजी से भागती है और उस तेजी से भागने की वजह से ही अपने यहाँ पर आंधी और तूफान आते हैं। अब देखें, क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, अतः वहाँ वायु दाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। अपने देखा होगा जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो बड़े बड़े ऐसे सूट से पहने रहते हैं, भारे भारे से इसलिए पहने रहते हैं क्योंकि उनमें एक निश्चित दाब पर वायु भरी रहती है। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनके रक्त शिराएं फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकते हैं। यानी इनके कहने का मतलब ये है कि चांद पर बिल्कुल भी वायु नहीं है और वायु नहीं होने की वजह से वहाँ पर वायु दाब भी नहीं है, लेकिन अपना शरीर तो विपरीत दिशा में बल लगाता ही है तो वहाँ पर वायु दाब है नहीं, तो वायु का दाब तो अपने शरीर पर लग नहीं रहा, लेकिन अपन तो अपना शरीर तो दाब लगा रहा है ना, तो उसकी वजह से जो अपनी नसें हैं वो फट जाएंगी और नसें फट जाने की वजह से अपने शरीर का खून निकल जाएगा सारा, जिससे अंतरिक्ष यात्री की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए अंतरिक्ष यात्री वो सूट पहनकर जाते हैं। अब बात करते हैं पवन की। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं, जो थोड़ी देर पहले अपन ने बताया था। अब आप पवन को काम करते देख सकते हैं। जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल व धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। अब आप बात करते हैं, क्या आप जानते हैं पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी या पछुआ कहते हैं, पूर्व से आने वाली पवन को पूर्वई या पूर्वा कहते हैं। अब देखो पवन के जो 3 प्रकार थे, कौन कौन से प्रकार हैं उनके बारे में अपन देखते हैं। पहले आ जाएगी अपनी स्थायी पवनें। स्थायी पवनें क्या होती हैं कि व्यापारिक पश्चिमी व पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। जैसे ये देखो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, ये हमेशा वर्ष भर इसी दिशा में बहेंगी। और ये होती हैं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें, ये भी हमेशा इसी दिशा में बहती रहती हैं। फिर मौसमी पवनें, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें, अगर अपने भारत में मानसूनी पवनें नहीं आएंगी तो अपने यहाँ पर मानसून नहीं आएगा, जिसकी वजह से बारिश नहीं होगी। फिर बात करते हैं स्थायी पवनों की। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के समय किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल व समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म व शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे लू कहते हैं। यानी स्थायी पवनें क्या होती हैं जो किसी विशेष समय ही चलती हैं। जैसे अपने गर्मियों के समय चलती है लू चलती है,
फिर अपने चलती है, जब मानसूनी वर्षा होती है तो जल से थल की ओर चलती है, और लौटते हुए मानसून है वो थल से जल की तरफ पवनें चलती हैं। अब देखते हैं कि ये पवनें इस प्रकार ही क्यों बह रही हैं। देखो, अपन ने क्या पढ़ा था कि पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं। तो यहाँ पर उच्च दाब का क्षेत्र है और यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र है, तो ये पवनें निम्न दाब की ओर गमन करेंगे। फिर उसके विपरीत यहाँ उच्च दाब का क्षेत्र है और यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र है, तो ये पवनें यहाँ पर भी गमन करेंगे। और कुछ पवनें फिर ये आ गया निम्न दाब का क्षेत्र, तो यहाँ पर भी पवनें गति करेंगे। सेम इसी प्रकार ये सारी पवनें गति करती हैं। अब बात करते हैं अपन आर्द्रता की। आर्द्रता में क्या बताया गया है कि जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। यानी जब अपने जैसे अपना कोई जोहड़ है और गर्मियों का मौसम है, और जैसे ही अपन गर्मियों के मौसम में जोहड़ के आसपास जाएंगे तो वहाँ की वायु में अपन नमी को महसूस करेंगे। नमी क्यों होगी? क्योंकि जब प्रकाश की किरणें उस जोहड़ के पानी पर पड़ती हैं तो वो पानी वाष्पित होकर ऊपर उठने लग जाता है, और जो वाष्पित पवनें होती हैं, जो वाष्प होती है, वो भी हवा के साथ मिल जाती है, जिसकी वजह से उस जोहड़ के आसपास की वायु में हमें आर्द्रता महसूस होती है, यानी थोड़ी थोड़ी नमी महसूस होती है या चिपचिपाहट सी महसूस होती है। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो हम इसे आर्द्र दिन कहते हैं। यानी जब किसी दिन वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक हो जाएगी तो हम उस दिन को आर्द्र दिन कहेंगे। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अत्यधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है और हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। ये अपने साथ बारिश के मौसम में होता है कि आर्द्र हो जाएंगी पवनें, जिससे ना तो कपड़े सूखेंगे, अपने को गर्मी लगेगी, पसीना भी आएगा, लेकिन वो पसीना भी नहीं सूख पाएगा। फिर जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं और बादल इन्हीं जल की बूंदों का एक समूह होता है। यानी जो जलवाष्प होता है वो धीरे धीरे गर्म हवाओं के साथ रहता है, गर्म होता है और गर्म हवाएं हल्की होती हैं, ऊपर उठ जाती हैं। अब ऊपर उठने के बाद जब ये धीरे धीरे ठंडी होनी स्टार्ट होती हैं तो ये आपस में जुड़ जुड़कर बहुत सारे जलवाष्प के कण या जलवाष्प की बूंदें जुड़कर एक समूह का निर्माण करती हैं और उस समूह को अपन बादल कहते हैं। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सके तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है, यानी जब ये वर्षा के रूप में नीचे आ जाती हैं। और आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। अपन देखते हैं ना कि कई बार अपने को देखने को मिलता है कि आसमान में जो हवाई जहाज उड़ता है वो उसके पीछे एक सफेद सफेद धुआं सा छोड़ता जाता है। ये क्या होती है कि इनके इंजनों से निकली जो नमी होती है वो संघनित हो जाती है और वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल यानी जो भूमि जल होता है वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से, यानी पार्श्वों का मतलब है ढलानों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पेड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रिया विधि के आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा व चक्रवाती वर्षा। ये देखो, ये चक्रवाती वर्षा है, ठंडी हवा आई, गर्म हवा आई और ये संघनित होकर यहाँ पर बारिश गिर गई। पर्वतीय वर्षा होती है कि आर्द्र हवा वायु जो ऊपर उठती जाएगी और फिर संघनित होकर वर्षा के रूप में गिर जाएगी। और संवहनी वर्षा होती है कि सीधी गर्म हुई, उठी और वापस से वर्षा के रूप में नीचे आ गई। अब बात करते हैं कि पौधों व जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ हो जाती है। और वर्षा के दूसरे रूप हिम, सहिम वृष्टि तथा ओलावृष्टि भी कहते हैं। तो ये अपना हो गया चैप्टर नंबर कंप्लीट और इसका नाम था वायु। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और अपने चैनल को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करके जाना है, भूलना नहीं है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए या वीडियो को नोटिफिकेशन चाहिए तो वो अपने को मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का नाम है संकलन क्लासेज, जिसमें एस बड़ा है, सी बड़ा है। और जैसे ही आप ये सर्च करेंगे
तो इस प्रकार से हिंदी में अपने चैनल का आपको नाम लिखा मिलेगा, वो आपको ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन और क्लास की PDF ज़रूर मिलेगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।